नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मानव भूगोल की सीरीज को एक्चुअली इसमें एक सेशन हमारा इससे पहले हो चुका था जिसमें हमने सिलेबस को एनालाइज किया था और उस सिलेबस एनालाइज में मैंने आपको सभी टॉपिक बताए थे कि इस सीरीज में हम कौन कौन से टॉपिक को फॉलो करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना। तो अगर आप डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं ना, तो कृपया करके इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर जो 1 रहा है, लेक्चर नंबर 1, उसको पहले देख ले ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम इस मानव भूगोल की सीरीज में किस किस किन किन टॉपिकों को पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो आज से हम इस सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्चुअल में वैसे शुरुआत तो कल से हो चुकी थी, लेकिन कल पूरा पढ़ा दिया और बाद में पता चला कि उसमें साउंड ही नहीं आया था, तो उसको वहां से रिमूव करना पड़ा, बंद करवाना पड़ा। तो क्लास मजबूर में आज लेनी पड़ रही है। शुरू करते हैं मानव भूगोल वाला, और एक पार्ट इसका होता है भौतिक भूगोल, है ना। तो भौतिक भूगोल पर अभी कुछ ही सेशन हुए हैं, काफी समय पहले किया था, उसको होल्ड कर रखा है क्योंकि लंबे समय से आप लोगों की डिमांड नहीं थी और मानव भूगोल की डिमांड के कारण ही इस सीरीज को मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं और आज से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका इंटरेस्ट इस सीरीज में बना रहा तो मैं सेशन को कंटिन्यू करूंगा, और इंटरेस्ट नहीं रहा आप लोगों का तो मैं इसे भी इसको होल्ड करना पड़ेगा, और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप लोगों का उसको कंटिन्यू करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन मानव भूगोल का। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो जान ले कि बीए के जितने भी सब्जेक्ट है आप लोगों के, लगभग सभी सब्जेक्ट जैसे कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, है ना, जितने भी सब्जेक्ट है, फाउंडेशन कोर्स के चारों सब्जेक्ट, ये सब के सब आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। कहाँ पर? यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में एक बार जाइएगा, वहां पर आपको सभी लेक्चर जितने भी सब्जेक्ट है जो हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको क्रम से मिल जाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर के अलग है, सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के अलग अलग, और जो सब्जेक्ट आपका है उस पर क्लिक करेंगे तो सभी लेक्चर जितने भी है आपको पूरे क्रम अनुसार लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इससे लेक्चर नंबर 1 में बताया था, है ना, उसमें से एक आज हम शुरुआत कर रहे हैं, चूंकि फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं मानव भूगोल का परिचय। ये फर्स्ट यूनिट का नाम है और इसके अंदर भी पहला टॉपिक हमारा होगा परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य और विशेष क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला टॉपिक, उसके बाद में क्रम अनुसार आप देख सकते हैं सभी टॉपिक लेक्चर वाइज आएंगे। लेक्चर नंबर 2 में आज हम परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य और विशेष क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो लेक्चर नंबर 6, इस प्रकार से अलग अलग लेक्चर में अलग अलग टॉपिक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी जितने भी लेक्चर हमारे होते हैं चैप्टर वाइज, हम टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपका कोई सा भी टॉपिक छूटे नहीं, और एग्जाम के रूप में या एग्जाम के लिए एक बेहतर तैयारी आप लोगों की हो सके। और लोगों की तरह नहीं या और संस्थानों की तरह नहीं जो यूट्यूब पर सिर्फ अपने एडवर्टाइज के लिए आते हैं, क्योंकि जो टॉपिक कोई होता है तो कोई अच्छा सा टॉपिक होता है उसको उठा करके ले आएंगे, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा आप लोगों के साथ में। बिल्कुल, अगर मैंने शुरू किया है ना तो टॉपिक वाइज टॉपिक ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कोई सा टॉपिक बीच में नहीं छूटेगा। लेक्चर के साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और ये मत समझिए कि मैं लेक्चर भी दे रहा हूँ, नोट्स भी दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कोई चार्ज आप लोगों से वसूल तो नहीं, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं कि आज के टॉपिक का सारांश क्या है, अर्थात ये कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस पूरे लेक्चर में क्या क्या देखेंगे। तो इस पूरे लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे मानव भूगोल के आशय की, अर्थात की अर्थ की। मानव भूगोल का अर्थ क्या है, उसके बाद मानव भूगोल की परिभाषा, विषय वस्तु अर्थात कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, उसके बाद में मानव भूगोल के उद्देश्य। तो इन 4 बिंदुओं पर हमें डिस्कस करना है आज के इस लेक्चर में। इसी के साथ हमारा मानव भूगोल का परिचय वाला जो टॉपिक है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक एक बिंदु को बड़ी सतर्कता के साथ समझिएगा, क्योंकि शुरुआत है और शुरुआत वाले टॉपिकों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे के किसी भी टॉपिक में आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। याद रखिएगा, चाहे भूगोल ही नहीं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर शुरुआत के सब्जेक्ट और टॉपिकों को अच्छे से आपने देख लिया, समझ लिया, तो आगे के टॉपिकों में आपको दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जो शुरुआत के टॉपिक होते हैं ना, ये आखिरी के पार्ट तक, आखिरी के टॉपिक तक ये हेल्प करते हैं। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं मानव भूगोल का अर्थ। मानव भूगोल का अर्थ क्या हुआ, एकदम सिंपल शब्दों में लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। कंटेंट भी बेहतरीन है और एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ये भी याद रखिएगा, जितना कंटेंट में दे रहा हूं उतना पर्याप्त आप लोगों के लिए, है ना। मानव भूगोल का अर्थ, तो ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल जो है दोस्तों, जैसे एक वृक्ष होता है ना,
और उसकी अलग अलग डालियां होती है, उसी प्रकार से भूगोल एक वृक्ष है और उसकी अलग अलग डालियां अर्थात कि उसकी कई सारी शाखाएं निकली हुई है। भूगोल की कई सारी शाखाएं निकली हुई है, उनमें से एक शाखा है मानव भूगोल की, है ना। इसलिए कहा गया है कि मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है ना। और ये शाखा में क्या होता है, इस मानव भूगोल वाली जो शाखा निकली है इसमें क्या होता है, तो इसमें और कुछ नहीं बल्कि मानव और वातावरण के बीच में जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। किस किस का, मानव का और वातावरण के बीच में जो संबंध होते हैं उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, मानव भूगोल। मानवों में कई प्रकार के अंतर पाए जाते हैं, जैसे कि शारीरिक रचना में लोगों में अंतर होता है, खान पान में अंतर होता है, रहन सहन में, आचार विचारों में, इनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है, होता है ना अंतर। जैसे उत्तर भारत के लोग थोड़ा देखने में या उनका खान पीन रहन सहन में अलग होते हैं, वही दक्षिण भारत के अलग होंगे, पूर्वी भारत के अलग होंगे, अफ्रीका में चले जाइए, चीन में चले जाइए, तो लोगों की शारीरिक जो बनावट होती है वो डिफरेंट पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है, अंतर होता है लोगों के बीच में। तो इन मानवीय अंतरों के लिए जो है ना, ये अंतर क्यों होता है, ये अंतर के पीछे जो है ना प्राकृतिक वातावरण प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। प्राकृतिक वातावरण, है ना। तो प्राकृतिक वातावरण के कारण ही अलग अलग क्षेत्रों के लोगों में ये अंतर पाया जाता है। क्लियर है। और ये अंतर जो होता है ना प्राकृतिक वातावरण के कारण, तो मानव कभी भी अपने वातावरण से अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मानव जो है एक व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज से अलग रहकर नहीं जी सकता। उसी प्रकार से अपने वातावरण से अलग रहकर भी वो अपना स्थायित्व बचा नहीं सकता, अपना स्थायित्व भी खो देगा अगर अपने वातावरण से बाहर हो जाएगा तो, है ना। तो मानव कभी भी अपने वातावरण से अलग रहकर नहीं जी सकता। मानव का उसके वातावरण के साथ में एक परिवर्तनशील कार्यात्मक संबंध रहता है। क्या रहता है, परिवर्तनशील कार्यात्मक संबंध रहता है। किस किस के बीच में, मानव का वातावरण के साथ में। अब क्या मतलब होता है परिवर्तनशील कार्यात्मक संबंध का, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है अच्छे से, देखिए जब हम भी होते हैं तो गर्मियों में क्या होता है, एक पतली सी टी शर्ट पहनकर कि भी हम दिन भर पूरा गुजारा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन क्या सर्दियों में भी उसी पतली सी टी शर्ट में आप रह सकते हैं, नहीं। सर्दियों में हम स्वेटर का इस्तेमाल करते हैं, वही बारिश में छाते का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे हम अपना स्वभाव बदल लेते हैं, अपने प्रयोग के जो संसाधन होते हैं उनमें परिवर्तन ले आते हैं। तो मौसम के अर्थात की प्रकृति के अनुसार अपने आप का बदलाव करके रहना प्रकृति के साथ चलना कहलाता है। तो प्रकृति के साथ चलना जो होता है ना, उसी को हम कहते हैं कि मानव प्रकृति के साथ अर्थात कि वातावरण के साथ में परिवर्तनशील कार्यात्मक संबंध रखता है। आई बात समझ। तो इसी परिवर्तनशील कार्यात्मक संबंध का अध्ययन ही जो है ना इसके अंतर्गत किया जाता है। मानव और वातावरण के इसी परिवर्तनशील कार्यात्मक का संबंध मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। दैट्स ऑल, इतना ही मानव भूगोल का अर्थ है। अब सिंपल समझिए और देखिए, मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उनकी शारीरिक रचना, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके आचार विचार, उनके धार्मिक विचार, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं अर्थात की अंतर पाए जाते हैं। और ये जो अंतर पाए जाते हैं, इन अंतरों के पीछे प्राकृतिक वातावरण प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है ना। मानव वातावरण से पृथक अर्थात कि अलग रह करके जी नहीं सकता, अपना स्थायित्व नहीं बचा सकता। इसीलिए मानव वातावरण के साथ में एक विशेष प्रकार का संबंध रखता है। विशेष प्रकार का कौन सा, परिवर्तनशील कार्यात्मक संबंध रखता है। परिवर्तनशील कार्यात्मक संबंध जो होता है मानव और वातावरण का, इसी संबंध का अर्थात कि इसी परिवर्तनशील कार्यात्मक संबंध का अध्ययन ही मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। दैट्स ऑल। ये आपको मात्र इतना सा कंटेंट आपको अर्थ के अंदर लिखना है। व्यवहारिक रूप से समझना अति आवश्यक है। अगर आपको व्यवहारिक रूप से समझ आ चुका है टॉपिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ ये कुछ 7-8 लाइनों का नहीं बल्कि आप 7-8 पेज भर सकते हैं अगर आप व्यवहारिक रूप से समझ चुके हैं तो, है ना। ये कंटेंट सिर्फ आपके रिवीजन के लिए, ताकि जो मैंने आपको समझाया है वो सटीक रूप से आपको याद हो जाए।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषाओं की। तो मैं ज्यादा यहां पकाने के लिए नहीं आया हूं, बुकों में आपको काफी पकाया गया है, कई कई कम से कम 10 से 15 परिभाषाएं आपको दी गई है इस टॉपिक की, लेकिन इतनी नहीं करना है आपको सिर्फ 2 परिभाषाएं पर्याप्त है। देखिए किताबों में भी ना बहुत ज्यादा परिभाषा देने का मतलब ये नहीं है कि छापने वाला मूर्ख था, ऐसा नहीं है कि वो आपको पकाना चाहता है, नहीं, आपको बुद्धि से परिपक्व बनाना चाहता है, क्योंकि पुस्तक में तो इतना ज्यादा समझा नहीं सकते ना, बोलकर तो समझा नहीं जा सकता है, इसलिए कंटेंट ज्यादा दिया जाता है ताकि आप उसको पढ़ पढ़ के ना उस पूरा जो टॉपिक है आपका वो पूरा क्लियर हो जाए। अब चूंकि मैंने इस अर्थ वाले कंटेंट में आपको इतना अच्छे से समझा दिया है, बता दिया, तो अब आपको परिभाषाओं में ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। परिभाषा में मात्र आपको 2 विद्वानों की परिभाषा में आपको यहां पर दूंगा, दोनों ही परिभाषाएं काफी प्रचलित है और पूरे पाठ में आपको सपोर्ट करने वाली है, और पूरे मानव भूगोल में आपको ये 2 परिभाषाएं देखने को मिलेगी। कौन कौन सी है, तो वो है जर्मनी के विद्वान फ्रेडरिक रेटजल साहब की एक परिभाषा है, जर्मनी के विद्वान फ्रेडरिक रेटजल की, और दूसरी परिभाषा है फ्रांस के विद्वान ब्लास साहब की, है ना। तो यहां पर पहली परिभाषा के अनुसार देखिए जर्मन भूगोलवेत्ता अर्थात कि जर्मन के जो भौगोलिक विद्वान रहे हैं फ्रेडरिक रेटजल, इन्होंने 1882 में एक किताब प्रकाशित की थी। उस किताब का नाम था एंट्रोपोजियोग्राफी, और इसी किताब में उन्होंने मानव और वातावरण के संबंधों को पहली बार अपनी पुस्तक में छापा था, है ना। यह बात आपके लिए जानने के लिए आवश्यक थी। उन्होंने उसी पुस्तक में मानव भूगोल की परिभाषा भी दी है, उनको परिभाषित किया और कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य जो है, अर्थात कि जो मानव भूगोल जिन जिन पक्षों की बात करता है वो उसके दृश्य कहलाएंगे, है ना। तो मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र, मतलब हर एक उसके पक्ष में, हर एक तथ्य में सर्वत्र वातावरण से संबद्ध है। तो इन्होंने एक लाइन में इतनी बड़ी बात कह दी, इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबद्ध है, अर्थात कि मानव भूगोल की प्रत्येक बात में जहां पर भी इसकी बात की गई है, सर्वत्र जहां पर भी इसकी बात हुई है, हर जगह ये वातावरण से संबंधित है। इसका हर एक पक्ष वातावरण से संबंधित है। किसका? मानव भूगोल का। मानव और भूगोल अर्थात कि उसका वातावरण, मानव और वातावरण, इन दोनों का अध्ययन करना अति आवश्यक है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसका, और दोनों के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन अति आवश्यक है। और ये अध्ययन ही तो इसका जो है इसकी उद्देश्य है। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? मानव और वातावरण को भली भांति समझना। तो इसी आधार पर ही यहां पर रेटजल साहब ने कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबद्ध है, जो भौतिक दशाओं के योग होते हैं। क्या कहा? जो भौतिक दशाओं के योग होते हैं, है ना। दूसरी परिभाषा है यहां पर फ्रांस के विद्वान ब्लास साहब की। इन्होंने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने, है ना, 4-5 लाइनों का इस्तेमाल करते हुए बहुत सटीक परिभाषा दी है और बहुत ज्यादा आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य के अंतर संबंधों के विषय में नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। कौन? मानव भूगोल। किसके संबंध में? पृथ्वी और मानव के संबंध के बीच में। फिर से समझा रहा हूं, मानव भूगोल एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। कौन सी संकल्पना? तो मानव और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है, उस संबंध के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। इस संकल्पना से क्या होता है? इस संकल्पना से हमारी पृथ्वी का नियंत्रण करने वाले जो भौतिक नियम है उनका, और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीवधारी है उनके संबंधों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा ब्लास साहब ने? इन्होंने परिभाषा देते हुए कहा है कि मानव भूगोल मानव और पृथ्वी के संबंधों के बारे में एक संकल्पना प्रस्तुत करता है, और इस संकल्पना से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इस संकल्पना से हमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है उनके बारे में, और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीवधारी है उनके बारे में विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा ये कंटेंट, है ना। तो दोनों परिभाषाओं को उनके तथ्यों के आधार पर समझने का प्रयास करें, रटने की कोशिश ना करें, सिर्फ समझने का प्रयास करें। समझेंगे तो ये परिभाषाओं का एक एक शब्द आपके मस्तिष्क में स्टोर हो जाएगा, और रटने का प्रयास किया तो मैं गारंटी से बोलता हूं 1 हफ्ते में ही आप पूरी तरह से इसको भूल जाओगे, है ना। भूगोल कभी रटने की वस्तु नहीं है, भूगोल रटने की विषय वस्तु नहीं है, ये समझने की विषय वस्तु है। समझ लिया तो जीवन भर ये तथ्य आपको काम आएंगे।
आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको ये काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पॉइंट नंबर 3 हमने देखा था, जिसमें हमें बात करना है मानव भूगोल की विषय वस्तु के बारे में। विषय वस्तु अर्थात कि हम ये बोल सकते हैं मानव भूगोल का क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल की विषय वस्तु, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, कुछ भी जोड़ दीजिए मतलब एक ही निकलेगा, मानव भूगोल के क्षेत्र की मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं। क्लियर? आइए इन तथ्यों को भी हम जरा सा क्लियर करेंगे, बिल्कुल बारीकी के साथ में, सिर्फ समझते हुए चलिएगा आप लोग। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों में मानव सबसे ज्यादा विकसित क्रियाशील प्राणी होता है। ये आप भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि आप भी मानव है ना। तो पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं, उन सभी जीवधारियों में मानव ही एकमात्र एक विकसित और क्रियाशील प्राणी होता है जो निरंतर अपना विकास करता रहता है। किंतु मानव के क्रियाकलापों को भौगोलिक शक्तियां भी प्रभावित करती है। मानव के क्रियाकलापों को भौगोलिक शक्तियां प्रदान करती है। जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूं और अचानक से आंधी तूफान आ जाए, है ना, और इंटरनेट क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो क्लास रुकेगी या नहीं रुकेगी? तो क्यों रुकेगी? किसके कारण से? भौतिक शक्ति के कारण, भौगोलिक शक्ति के कारण से, है ना। तो कहने का प्रयास ये किया जा रहा है कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उनमें मानव एकमात्र विकसित और क्रियाशील प्राणी होता है, लेकिन मानव के भी क्रियाकलाप जो होते हैं ये भौगोलिक शक्तियों से प्रभावित होते हैं, भौगोलिक शक्तियां इनको प्रभावित करती है। लेकिन फिर भी मानव जो है अपने लाभ और अपने कल्याण के लिए निरंतर अपने कार्यों में लगा रहता है। मानव अपने कल्याण के लिए, अपने लाभ के लिए निरंतर कार्यों में लगा रहता है ताकि अपना विकास कर सके। विकास के उसी क्रम में मानव प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण में करता है। समझिएगा ध्यान से, यहां पर मानव अपने विकास के क्रम में प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक वातावरण तो आप समझ चुके हैं, मतलब पर्यावरण, है ना, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से, प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राप्त हुआ है ना, और उसके बाद में उस प्रकृति में छेड़छाड़ करके जो हमने अपनी सुख सुविधा के लिए जो संसाधन डेवलप किए हैं वो सबके सब सांस्कृतिक वातावरण के अंदर आएंगे। तो मानव ने किया है ना, प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करके वो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया है मानव ने। अब चूंकि मानव ने किया है तो एक तरफ प्राकृतिक वातावरण, एक तरफ सांस्कृतिक वातावरण, और बीच में कौन आ जाता है? मानव आ जाता है। इसलिए मानव की स्थिति कौन सी हो जाएगी? यहां पर केंद्रीय स्थिति हो जाएगी। कैसे होगी जरा मैं यहां पर दिखा भी देता हूं। देखिए यहां पर बताया गया है, एक तरफ प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करके मानव क्या करता है? सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर लेता है, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर लेता है। हो पा रहा ना क्लियर? ठीक है, तो इसलिए यहां पर अगर हम पहलुओं की बात करें, किसके पहलुओं की? तो मानव भूगोल के क्षेत्र के 3 प्रमुख पहलू होते हैं। 3 पहलू होते हैं। मानव भूगोल इन 3 पहलुओं पर कार्य करता है। कौन कौन से पहलू? तो एक तो आपका प्राकृतिक वातावरण का पहलू हो जाएगा, दूसरा पहलू आपका सांस्कृतिक वातावरण का हो जाएगा, तीसरा पहलू हो जाएगा समायोजन का, दोनों वातावरणों के समायोजन का, है ना। तो ये 3 पहलू मात्र आपको समझने हैं। इसी के साथ में आपका मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो क्लियर हो जाएगा। आइए तो तीनों क्षेत्रों को या तीनों पहलुओं को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्राकृतिक वातावरण के तत्व, पहला पहलू क्या है? प्राकृतिक वातावरण के तत्व। तो अब आपने सुना होगा ना, चेतन तत्व, अचेतन तत्व। चलिए नहीं तो जैविक और भौतिक तत्व सुने आप लोगों ने? जैविक तत्व, भौतिक तत्व, जो आपने 8th में या 10th में जो आपने साइंस पढ़ी ना, वहां पर आपने जैविक तत्व और भौतिक तत्व पढ़े होंगे, है ना। तो उसी प्रकार से जैविक दशाएं और भौतिक दशाएं पाई जाती है प्रकृति में। तो प्रकृति में जो जैविक दशाएं पाई जाती है ना, प्रकृति की जो जैविक दशाएं होती है, इन्हीं दशाओं को हम चेतन तत्व बोलते हैं। डायरेक्टली समझिए आप। तो क्या कहा जा रहा है? देखिए, चेतन तत्वों में प्राकृतिक वातावरण की जैविक दशाएं आती है। इसलिए मैंने कहा कि प्राकृतिक वातावरण की जो जैविक दशाएं होती है यही चेतन तत्व कहलाती है, चेतन तत्व। और इन चेतन तत्वों का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? मानव को समझने के लिए। अगर हम इन चेतन तत्वों का अध्ययन नहीं करते हैं, जैविक दशाओं का अध्ययन नहीं करेंगे, अगर हम जैविक दशाओं को नहीं समझते हैं तो हम मानव को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि मानव के क्रियाकलापों को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप प्रकृति की जो जैविक दशा है उनको अच्छे से समझ लीजिए।
है ना। तो मानव के क्रियाकलापों को समझने के लिए प्रकृति की जैविक दशाओं का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। प्राकृतिक वातावरण के इन तत्वों का मानवीय क्रियाकलापों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है ना, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में, है ना, अध्ययन क्षेत्र में यह सम्मिलित तो होता है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि प्राकृतिक वातावरण के तत्व के अंतर्गत प्रकृति की जो जैविक दशाएं होती है उनका अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं तत्वों का अध्ययन करके या इन्हीं दशाओं का अध्ययन करके हम मानव के क्रियाकलाप को समझ सकते हैं। और मानव भूगोल जो है, इस मानव भूगोल का जो अध्ययन, मानव भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है ना, विशेष रूप से इन्हीं जैविक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। किसकी जैविक दशाओं का? प्राकृतिक वातावरण की जैविक दशाओं का। क्लियर हुई बात? तो पहला तत्व तो आपका यह हो जाता है। दूसरा, सांस्कृतिक वातावरण की बात करें तो सांस्कृतिक वातावरण का जन्म मानव और प्रकृति की क्रिया और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। मैं आपको समझा चुका हूं। सांस्कृतिक वातावरण का जो जन्म होता है ये कैसे होता है? जो प्राकृतिक वातावरण होता है उसका प्रयोग करके वो सांस्कृतिक वातावरण का जन्म देता है ना। तो मानव और प्राकृतिक वातावरण दोनों की क्रिया और प्रतिक्रियाओं के कारण ही यहां पर सांस्कृतिक वातावरण का जन्म होता है। इसके निर्माण में जहां एक और प्राकृतिक तत्वों का हाथ होता है, वहीं दूसरी ओर मानव की सामूहिक शक्ति का भी जो है हाथ होता है, योगदान होता है ना। तो प्राकृतिक तत्वों और मानव की सामूहिक शक्ति दोनों जब मिलती है तभी तो जाकर के सांस्कृतिक वातावरण का जन्म होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो मानव जब वातावरण का प्रकृति का प्रयोग करता है, अर्थात कि प्रकृति को, जैसे कि जंगल है, एक जंगल क्या कहलाएगा दोस्तों? प्राकृतिक वातावरण कहलाएगा। लेकिन जंगल से उन पेड़ों को काट करके और हमारे लिए आरामदायक फर्नीचर का विकास कर दिया जाए, आरामदायक फर्नीचर बना दिया जाए, तो जो फर्नीचर बना होगा वो हमारा सांस्कृतिक वातावरण कहलाएगा, है ना, सांस्कृतिक वातावरण कहलाएगा। तो हमने क्या किया? प्राकृतिक वातावरण अर्थात कि जंगल का प्रयोग करके वो सांस्कृतिक वातावरण का डेवलपमेंट किया है। आई बात समझ? चलिए, तो सांस्कृतिक वातावरण को जो है यहां पर प्रोफेसर ब्रायन साहब ने और अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। तो उन्होंने इसके टाइप बताए सांस्कृतिक वातावरण के, जो मुझे लगा इसलिए मैंने यहां पर लाकर चिपका दिया ताकि आपके मस्तिष्क में पूरी तरह क्लियर हो पाएगा कि ये सांस्कृतिक वातावरण एक्चुअल में क्या है। तो उन्होंने, प्रोफेसर ब्रायन साहब ने जो है इस सांस्कृतिक वातावरण को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तो होता है इसका विन्यास रूप। विन्यास रूप मतलब ऐसा जिसको हिलाया डुलाया ना जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला करके ना रखे। जैसे खेत होते हैं किसान के, क्या खेत को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हो? नहीं। खान होती है ना, उसी प्रकार से मकान होता है, व्यवसायिक स्थल होते हैं। तो ये कौन से होते हैं दोस्तों? इनका ये विन्यास रूप होते हैं। किसके विन्यास रूप होते हैं? सांस्कृतिक वातावरण के विन्यास रूप होते हैं। तो इस सांस्कृतिक वातावरण किसको कह रहे हैं हम? जिसका निर्माण मानव ने किया है। और प्राकृतिक वातावरण कौन सा होगा? जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया है ना। तो विन्यास रूप, सांस्कृतिक वातावरण का विन्यास रूप में क्या आ जाएगा? खेत, खान, मकान, व्यवसायिक स्थल आदि आ जाएंगे, बाकी आप भी जोड़ सकते हैं। उसी तरह से चल रूप भी, इसके चल रूप में जैसे यातायात के विभिन्न साधन या ऐसे संपत्ति हमारी जो हमारी सुख सुविधा के लिए हमने डेवलप की है, ऐसी संपत्ति हमारी जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सके, वो इसका चल रूप आ जाएगा। तीसरा है क्रिया रूप। तो जी हां, सांस्कृतिक वातावरण में क्रिया रूप भी आता है। जैसे कृषि क्या है? कोई एक प्रॉपर्टी है? कृषि नहीं, बल्कि क्रिया है, एक प्रोसेस है। आखेट, पशुचारण, शिक्षा, सरकार, स्वास्थ्य, है ना, उद्योग, व्यापार, धन, विज्ञान, ये सब क्या है? ये सब क्रिया रूप है। किसके? सांस्कृतिक वातावरण के। मेरे ख्याल से एक एक बात अच्छे से आप सब लोग समझ चुके होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका तीसरा पक्ष देखते हैं। जो तीसरा पहलू था इसका, कौन सा था दोस्तों? वातावरण समायोजन का अध्ययन। वातावरण समायोजन का अध्ययन। अब इसका समायोजन करना भी आवश्यक है। तो समायोजन के अंतर्गत और क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन में उन विभिन्नताओं को सम्मिलित किया जाता है जो संसार के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाली जनसंख्या की शारीरिक वेशभूषा, खान पान, धार्मिक विश्वास, शासन प्रणालियों में व्यापक रूप से पाया जाता है। फिर से, मानव भूगोल के अध्ययन में मानव की उन विभिन्नताओं को सम्मिलित किया जाता है जो अलग अलग क्षेत्रों में रहने के कारण मानवों में पाई जाती है। विभिन्नताएं
है ना, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं उनमें पाई जाती है, किस शारीरिक रूप से, वेशभूषा के रूप में, खान पान के रूप में, धार्मिक विश्वास के रूप में, शासन प्रणालियां भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोगों की। समझ पा रहे? तो उन विभिन्नताओं को ही मानव भूगोल के अंदर शामिल किया जाता है। इनमें से कुछ विभिन्नताएं मानव को जन्म से प्राप्त होती है और कुछ प्राकृतिक वातावरण के कारण प्राप्त होती है। कुछ विभिन्नताएं मानव जन्म से लेकर के आता है और कुछ विभिन्नताएं इनको जन्म होने के बाद प्राकृतिक रूप से इनको प्राप्त होती है, मतलब प्राकृतिक वातावरण के कारण प्राप्त होती है। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में यह सम्मिलित है कि मानवीय क्रियाकलापों के विभिन्नताएं किस प्रकार संसार में वितरित है। तो सिंपल सी कहानी यह है कि मानव भूगोल में यह भी सम्मिलित है कि अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को जो ये विभिन्नताएं प्राप्त हुई है, ये किस किस प्रकार से विभिन्नताएं मिली हुई है। तो कुल मिलाकर पूरे विश्व की जनसंख्या की विभिन्नताओं का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। सिंपल अगर एक लाइन में कहूं, है ना, तो विश्व की सभी जनसंख्याओं की विभिन्नताओं का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक वातावरण इन विभिन्नताओं के वितरण को कहां तक प्रभावित करता है, ये सब जो है मानव भूगोल का ही विषय है। मेरे ख्याल से दोस्तों क्लियर हो पाया होगा ये वाला कंटेंट, है ना। कहीं पर कोई डाउट बचा हो ना तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना इजी करके मैं आप लोगों को कंटेंट भी दे रहा हूं और समझाने का भी प्रयास कर रहा हूं। चलिए अगला बिंदु है हमारा मानव भूगोल के उद्देश्य। 3 बिंदु मात्र इसमें देखेंगे, इसी के साथ में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो आप पॉइंट को समझिए, मानव भूगोल का उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या हुआ भाई, हर एक कार्य का एक उद्देश्य होता है। कोई सा भी कार्य हो इस दुनिया का, प्रत्येक कार्य एक उद्देश्य से किया जाता है। आप भी यहां पर आकर के पढ़ रहे हैं, मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, तो क्यों? इसलिए तो नहीं कि आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, इसलिए तो नहीं कि मैं कपिल शर्मा का शो आपको, है ना, प्रेजेंट कर रहा हूं, आपको हंसा रहा हूं, कॉमेडी। अगर वो भी होता ना तब भी वहां पर एक उद्देश्य होता है कि आपको एंटरटेनमेंट की आवश्यकता थी, हंसना था, इसलिए। तो यहां पर आप लेक्चर देख रहे हैं तो इसमें भी एक उद्देश्य छिपा हुआ है, क्योंकि आपको आपके एग्जाम की तैयारी करना है। मैं भी आपको जो है एक उद्देश्य से ही ये लेक्चर ला करके दे रहा हूँ, डिजिटल क्लास ला कर दे रहा हूँ। दुनिया के प्रत्येक कार्य के पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है। उसी प्रकार से मानव भूगोल के भी कुछ उद्देश्य है, जिस कारण से मानव भूगोल आया है तो उसको इतना महत्व मिला है। तो पहला उद्देश्य तो क्या होगा? मानव कल्याण। सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा? मानव कल्याण, क्योंकि इसका जो विकास हुआ है मानव भूगोल का, यह हुआ ही मानव कल्याण के लिए। मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव कल्याण के लिए ही किया जाता है, ताकि वातावरण को हम अच्छे से समझ के और उन्हें मानव के पक्ष में उनका प्रयोग कर सके। अधिकतम रूप से यह प्रयास किया जाता है कि वातावरण को कम से कम दूषित करके और हम सांस्कृतिक वातावरण का जो है निर्माण अधिकतम रूप से कर सके, अर्थात कि मानव अपना विकास कम से कम पर्यावरण को प्रभावित करके कर सके। इसी के लिए वातावरण का, मानव और वातावरण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मानव का वातावरण 2 प्रकार का होता है, आप भी जानते हैं, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। एक लाइन में लिखा हुआ, प्राकृतिक वातावरण जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है और सांस्कृतिक वातावरण जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। ठीक है ना। तो सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव भी मानवीय जीवन पर भौतिक शक्तियों की तरह ही पड़ता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक भूकंप का, बाढ़ का, अर्थात कि जो ये प्राकृतिक आपदाएं होती है या प्राकृतिक जो वातावरण होता है उसका प्रभाव तो मानव पर पड़ता ही है। तो सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव भी मानव पर उसी तरह पड़ता है जैसे प्राकृतिक वातावरण का पड़ता है। कैसे पड़ता है? अरे समाज और, देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि समाज और सरकार के अगर जो नियम है, कानून है, उनकी अवहेलना अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी अवहेलना करने पर व्यक्ति को उसी प्रकार से दंड दिया जाता है जैसे कि उसके जीवन में कोई भूकंप आ गया हो, उसका पूरा जीवन हिल उठता है भूकंप की तरह, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि सांस्कृतिक वातावरण, जैसे कि समाज सांस्कृतिक वातावरण है, सरकार सांस्कृतिक वातावरण है, अगर इनके नियमों का कोई उल्लंघन करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, है ना, और उसके जीवन में भूचाल सा आ जाएगा। तो मनुष्य अपने दोनों प्रकार के वातावरणों के साथ
अनुकूल संबंध बना करके ही प्रगति कर सकता है। ना तो वो सांस्कृतिक वातावरण के खिलाफ जा सकता है और ना ही वो प्राकृतिक वातावरण के खिलाफ जा सकता है। दोनों ही वातावरणों में उसको समायोजन स्थापित करके रखना आवश्यक होता है यदि वो अपना विकास करना चाहता है तो। क्लियर। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है मानव समूहों और उनके प्रदेशों का अध्ययन। मानव समूहों का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। मानव समूह का तो अध्ययन करना ही करना है और मानव जहां पर जिस प्रदेश में रहता है उस प्रदेश का भी अध्ययन करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि नाम ही है ना मानव और भूगोल। तो मानव के अंदर तो मानव का अध्ययन किया जाएगा और भूगोल के अंदर उस वातावरण का अध्ययन किया जाएगा जहां वो रहता है। तो यह भी प्रमुख उद्देश्य था इसका। तो मानव भूगोल में व्यक्तिगत मनुष्य के स्थान पर मानव समूहों का अध्ययन किया जाता है ना। किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे समूह का अध्ययन किया जाता है। इन समूहों को हम जाति के नाम से, प्रजाति के नाम से, समाज या राष्ट्र आदि के नाम से जानते हैं, है ना। और क्यों जानते हैं? ताकि अध्ययन करने में हमें सुविधा हो जाए। समूह को हम जाति में, प्रजाति में, समाज में, इनमें अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अलग अलग रूप से सेपरेट तरीके से हम इनका अध्ययन कर सके, हमारा अध्ययन आसान करना आसान हो जाए, है ना। तो इसलिए मानव भूगोल का उद्देश्य मानव समूहों और उनके निवास प्रदेशों का अध्ययन करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य भी रहा है। तीसरा और अंतिम बिंदु है इसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। मानव के विकास के लिए प्राकृतिक वातावरण का और सांस्कृतिक वातावरण का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। तो वर्तमान समय में ज्ञान व तकनीकी ज्ञान के बढ़ जाने से विश्व के अलग अलग प्रदेश आज समीप आ चुके हैं, इनकी नजदीकियां बढ़ चुकी है। विभिन्न प्रदेशों में दोनों ही वातावरणों के प्रभावों में विभिन्नता है। विभिन्न प्रदेश मतलब कि अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में वातावरण के जो प्रभाव हैं उन प्रभावों में भी विभिन्नताएं हैं। मानवीय प्रगति तभी संभव है जब उन प्रदेशों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के जो वातावरण हैं उनका अधिक से अधिक ज्ञान हम जुटा सके ताकि हम उनके अनुसार अपना आचरण कर सके। साथ ही दोनों प्रकार के वातावरणों और मानवीय क्रियाकलापों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, अर्थात कि लेक्चर नंबर 3 में हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल के विकास पर, है ना। इसमें हम स्टेप देखने वाले हैं, कितनी स्टेप होगी मैं अगले लेक्चर में ही बताऊंगा। क्लियर है? चलिए, आप लोगों की अगर इंटरेस्ट बना रहेगा, रुचि बनी रहेगी तो ये सेशन कंटिन्यू रहेगा, अन्यथा इसको भी होल्ड कर दिया जा सकता है और कभी भी होल्ड किया जा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं भूगोल, विशेष रूप से मानव भूगोल अगर आप मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों अधिक से अधिक सेशन को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर पाए। वो जब ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी, मैक्सिमम स्टूडेंट देखेंगे, तो मुझे मजबूर होकर के सीरीज को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। आइए चलते हैं दोस्तों। और मैं जाने से पहले आपको बता दूं, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों की सुविधा के लिए और टेलीग्राम ग्रुप, ये दोनों विशेष सुविधाएं हैं जो कोई और प्रोवाइड नहीं करता है। लोधाजी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर आपको विशेष रूप से सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। चार्जेबल जो भी पेड क्लासेस होती है वहां पर आपको ये सुविधा मिल जाएगी, लेकिन फ्री क्लासेस में आपको कहीं पर ये सुविधा नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप वाली, जहां पर आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनका वहीं पर समाधान ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉपर तरीके से अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो इन ग्रुपों में से कोई सा ग्रुप जो है ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप में व्हाट्सएप फर्स्ट ईयर के तो फर्स्ट ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं। टेलीग्राम का एक ही ग्रुप है, वहां पर आप सभी सेशन को फॉलो कर सकते हैं, है ना। डेली हमारी किस टाइम पर क्लास आती है, किस टाइम पर हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये सारी बातें जो है ग्रुप में आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको मिलती है। इसलिए अगर कंटिन्यू रूप से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लास्ट के थर्ड ईयर तक अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी अध्ययन सामग्री फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई चार्ज दिए आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।